नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मयंक शर्मा, डायरेक्टर फिजिक्स स्ट्रीट कोचिंग संस्थान सहारनपुर। स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग लेकर के आए हैं एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एनडीए फर्स्ट 2020 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वे इस वीडियो के अंदर लेकर के आए हैं। और इन एनडीए फर्स्ट 2020 के जो भौतिक विज्ञान के पर्सन हैं उनकी कुछ वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। आप चाहें तो जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं और वे वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी एनडीए की तैयारी में। और ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। पूरी वीडियो कृपया देखें, आपसे निवेदन है मेरा। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, संगलित अस्फटिक क्वार्टज का अपवर्तनांक 1.46 तथा नीलम का अपवर्तनांक 1.77। अब नीलम क्या है? नीलम की आप लोग अंगूठी पहनते हैं नीलम रतन की, वो उसकी बात हो रही है। उसका अपवर्तनांक दिया है नीलम का 1.77 है। यदि क्वार्टज में प्रकाश की चाल VQ है और नीलम में प्रकाश की चाल VS है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? VQ पहला ऑप्शन दिया हुआ है VQ इज ग्रेटर देन VS, VQ बड़ा है VS से। ऑप्शन बी VS बड़ा है VQ से। ऑप्शन सी VS बराबर है VQ के। ऑप्शन डी VS बराबर VQ/2। ये ऑप्शन है। सबसे पहले प्रकाश की चाल के बारे में डिस्कस कर लें कि प्रकाश की चाल किस प्रकार से होती है। प्रकाश की इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ प्रकाश के बारे में फैक्ट बता दूं आप लोगों को कि प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितनी होती है निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या यही चाल हर माध्यम में होती है? बिल्कुल नहीं। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे कि प्रकाश की चाल अगर वायु में ये है तो कांच में कुछ और होगी, जल में कुछ और होगी, और यहाँ पर दिया हुआ जैसे कि क्वार्टज में कुछ और होगी, नीलम में कुछ और होगी। सब में चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। अगर किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है वो मैं बता देता हूँ। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल V बराबर C/N। अब C क्या है? C है निर्वात या फिर वायु में प्रकाश की चाल, जिसका मान ये दिया हुआ है ऊपर। ठीक है, N है उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें प्रकाश की चाल निकालनी है। ठीक है, ये माध्यम में प्रकाश की चाल, N उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें आप लोगों को प्रकाश की चाल निकालनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे मैं आप लोगों को बता दूं। इसमें दिया हुआ है। अच्छा, एक बात और स्पष्ट कर लें कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक N यानी कि N का मान जितना बड़ा होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? उतनी ही कम होगी वायु की तुलना में। समझ में आ गई बात आप लोगों को? ठीक है, क्योंकि N और V आपस में यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती हैं। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। जितना N बढ़ेगा उतना V घटेगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को दिमाग में रखनी है इस क्वेश्चन को करने से पहले। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्वार्टज में प्रकाश की चाल VQ है और नीलम में प्रकाश की चाल VS है। क्वार्टज का अपवर्तनांक भी दिया होगा। क्वार्टज का अपवर्तनांक दिया है, NQ का मान दिया है 1.46 और नीलम के अपवर्तनांक का मान NS का मान दिया है 1.77। तो जिसका भी अपवर्तनांक बड़ा होगा उसकी चाल ही क्या होगी? कम होगी। तो अपवर्तनांक देखो, जितना जिसका भी अपवर्तनांक बड़ा होगा उसकी चाल ही क्या होगी? जितना ये बड़ा उतना ही ये कम होगी। तो अपवर्तनांक इन दोनों में से किसका बड़ा है भाई? अपवर्तनांक बड़ा है यहाँ पर नीलम का। तो नीलम में प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी ना। तो नीलम में प्रकाश की चाल कम होगी किससे? इससे, क्वार्टज से। भाई इसका अपवर्तनांक बड़ा नहीं है क्या? बड़ा नहीं है कैसे? देखिए NQ का मान छोटा है NS से, तो उसका मतलब क्या स्पष्ट है कि जो नीलम का अपवर्तनांक है वो बड़ा है किससे? क्वार्टज के अपवर्तनांक से। तो जिसका अपवर्तनांक बड़ा उसकी चाल कम, तो उसका मतलब चाल किसकी छोटी हो जाएगी? नीलम की चाल छोटी हो जाएगी क्योंकि उसका अपवर्तनांक बड़ा है। तो किसकी चाल बड़ी? किसमें चाल बड़ी होगी प्रकाश की? क्वार्टज में प्रकाश की चाल बड़ी होगी नीलम की तुलना में। तो ऑप्शन लगा देंगे ये वाला ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर शायद A में है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर A आप लोग लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? मजा आएगा वीडियो में, मजा आएगा वीडियो में। 2 से 3 क्वेश्चन और कराएंगे, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है अपना ध्वनि के संबंध में दिया हुआ है। ध्वनि तरंगों के परगमन आगे बढ़ने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि तरंगों के आगे बढ़ने के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा है।
ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है भाई? ऑप्शन देख लो ना। ध्वनि तरंगे पानी से होकर गुजर सकती हैं। ध्वनि तरंगे, बी ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन। ध्वनि तरंगे हवा से होकर गुजर सकती हैं, सी ऑप्शन। ध्वनि तरंगे इस्पात से होकर गुजर सकती हैं, डी ऑप्शन। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती हैं। तो पहले ध्वनि के बारे में फैक्ट बता दूं आप लोगों को कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगों को चलने के लिए, उनके परगमन के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि तरंगे चल नहीं सकती भाई। ठीक है, समझ में आ गई ना स्टूडेंट्स? भाई ध्वनि तरंगे बिना माध्यम के तो चलेंगे नहीं, उन्हें किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए बी सी की बात करूं इन तीनों ऑप्शनों की, तो पहले में पानी से होकर गुजर सकती है, पानी भी एक माध्यम है, बिल्कुल गुजरेंगी भाई। ऑप्शन बी में दिया हुआ है हवा से, हवा भी एक माध्यम है, बिल्कुल गुजरेंगी भाई। ऑप्शन सी दिया हुआ है तरंगे इस्पात से होकर बिल्कुल गुजर सकते हैं, इस्पात से होकर भी गुजरेंगे। ऑप्शन नंबर सी भी सही है भाई। कौन सा कथन सही नहीं है? डी ऑप्शन, क्योंकि निर्वात कोई माध्यम नहीं होता, निर्वात से होकर कभी भी ध्वनि तरंगे नहीं गुजरेंगी। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजरेंगी, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। ये कथन बिल्कुल भी सही नहीं है ध्वनि के बारे में, तो इसको ऑप्शन लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी को लगा देंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। और ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, ये पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया था पिछली वीडियो में। और अगला क्वेश्चन आ गया भाई, ये आ गया स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कांच के गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। कांच के गिलास में रखा हुआ नींबू कांच के गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, किस कारण होता है ऐसा? ये पूछा है। तो ऑप्शन भी दिए हुए हैं, प्रकाश का परावर्तन दिया है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया प्रकाश का प्रकीर्णन, तीसरा ऑप्शन दिया प्रकाश का अपवर्तन, चौथा ऑप्शन दिया है प्रकाश का ध्रुवण या फिर ध्रुवीकरण। तो देखिए भाई, देखो ये रहा गिलास, गिलास में भरा जल, गिलास में क्या भरा मेरे मित्रों? जल, और इसमें पड़ा नींबू नीचे। क्या पड़ा है इसमें? नींबू पड़ा है नीचे। अब नींबू पड़ा है या फिर सिक्का पड़ा है, कुछ भी पड़ा, बस ऊपर से कोई इसको देख रहा है, ऊपर से इसको कोई देख रहा है, उसको क्या दिखाई दिया? नींबू का वो आकार नहीं दिखाई दिया जो उसका असली में आकार है, इससे थोड़ा बड़ा दिखाई दिया, इससे थोड़ा बड़ा दिखाई दिया। तो ये आकार में जो परिवर्तन हुआ, जो ये बड़ा दिखाई दे रहा है, इसको वास्तव में ये छोटा है, लेकिन अब इसको क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर से अगर देख रहा है कोई बच्चा, उसको ये बड़ा दिखाई दे रहा है। तो क्यों बड़ा दिखाई दे रहा है? इसका एक ही कारण है, उसे है वो है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन लगा देंगे। प्रकाश का अपवर्तन कौन से ऑप्शन में है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, कभी भी यदि हम हैं किसी भी पारदर्शी माध्यम के आर पार किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो आर पार देखना केवल प्रकाश के अपवर्तन के कारण संभव होता है। और छाया चित्र देखना, अपना इमेज देखना या फिर किसी वस्तु की इमेज देखना, वो प्रकाश के परावर्तन के कारण संभव होता है। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखना। अगला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया भाई, अगला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। मैं पढ़कर बता दूं आप लोगों को। कांच के गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ नींबू, ये तो हो गया ना प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। किसी तत्व के परमाणु संहति के संबंध में निम्नलिखित में से, अच्छा, किसी तत्व की परमाणु संहति के संबंध में निम्नलिखित में से वह किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? परमाणु संहति किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? ये क्वेश्चन अपना दिया हुआ है किसी तत्व की। ऑप्शन भी है इसमें, इलेक्ट्रॉनों, पहला ऑप्शन है केवल इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी केवल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है केवल इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, तीनों की संख्या के। तो किस तरीके से करेंगे? देखिए, इसमें आप इससे जुड़े आप लोगों को पहले फैक्ट बता दूं जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लिया कोई तत्व एक्स है, कोई तत्व एक्स है, जैसे कि सोडियम, क्लोरीन, इस प्रकार के तत्व होते हैं ना। तो मान लिया कोई तत्व एक्स मान लिया। अब इसका जो परमाणु तत्व के दो चीज होती है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। ठीक है, परमाणु संहति जो होती है, इसमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है परमाणु संहति। तो परमाणु संहति को परमाणु भार भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? परमाणु भार भी कहते हैं। दोनों बात एक ही है, चाहे तो परमाणु संहति कह लो चाहे परमाणु भार कह लो। अब यदि कोई तत्व x है,
यदि कोई तत्व x है, मान लिया कोई तत्व x है, तो उसका परमाणु क्रमांक जो होता है उसे Z कहते हैं। तो Z यानी कि इस तत्व का परमाणु क्रमांक हमेशा इसके बाईं ओर लिखा जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक x का Z, जिसको हमने Z नाम दिया है, वो रखा जाता है तत्व के नीचे बाईं ओर। जो उसका परमाणु भार है या फिर परमाणु सहतीव है, वो दाईं ओर ऊपर लिखा जाता है। मान लिया इसका परमाणु भार A है, क्या है इसका परमाणु भार A, तो तत्व का परमाणु भार उसकी दाईं ओर ऊपर हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, तो अब इससे जुड़े दो फैक्ट और बता दूं कि जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक जितना भी किसी तत्व का होता है, उस तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, किसके बराबर? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। ठीक है मेरे मित्रों, ठीक है। अब परमाणु भार की बारी आ गई, या फिर परमाणु सहती, जिसको कि हमने A नाम दिया है। क्या नाम दिया है? A। तो A बराबर होता है किसके? P प्लस N के। किसके? P प्लस N के। अब P क्या है? P है प्रोटॉनों की संख्या। क्या? प्रोटॉनों की संख्या प्लस, इसे क्या कहते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या कहते हैं N को? न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है मेरे भाई। तो जो परमाणु सहती है ना भैया, जो परमाणु भार है ना, वो तत्व में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, और जो परमाणु क्रमांक है वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। अब क्वेश्चन पढ़ लो भाई, क्या दिया हुआ है। यह पूछा है कि परमाणु सहती के संबंध में, यानी कि परमाणु भार के संबंध में पूछा है, कौन सा कथन सही है, किसकी या फिर किसकी संख्या, परमाणु सहती परमाणु भार किसकी संख्या के योग के बराबर होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। जी हाँ, तो किसकी संख्या के बराबर होता है भाई? परमाणु सहती ए परमाणु सहती या परमाणु भार किसकी संख्या के बराबर होता है? किसकी संख्या के बराबर होता है? परमाणु सहती या फिर ए के। ऑप्शन देख लो कौन सा है, ऑप्शन लगा देंगे इसमें, ऑप्शन लगा देंगे बी, ऑप्शन लगा देंगे बी, केवल प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, केवल प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। समझ में आ गया ना प्रश्न? तो ये फैक्ट याद रखना, Z बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सहायता करने के लिए, उनके लिए लगातार वीडियो अपलोड करेंगे। हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं, तो इसलिए इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, लाइक करें। और यदि कुछ वीडियो में कमी है या फिर कुछ सुझाव आप हम लोगों को देना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, अपने सुझाव हमें दें, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पर अपने डाउट भेज सकते हैं। कोशिश करूंगा कि सबके डाउट्स यहाँ पर मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, और जल्द ही ऐसी वीडियो आती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।